जब मैं 17 साल का था तब मैं पहली बार मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए मम्मी पापा से परमिशन लिया था। इनिशियली देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल बिकॉज घर वाले इसके खिलाफ थे, परमिशन दिए थे मगर उन लोग को स्टिग्मा था कि यार मार्शल आर्ट कर रहा है लड़का, लड़ाई झगड़ा करेंगे, रोड में फाइट करेंगे। तो व्हेन यूज्ड टू किक उन्होंने शिन से किक किया था जिनका किक थोड़ा स्ट्रांग लगा मुझे। तो मैं बाद में उनसे बात किया व्हाट इज दिस, फिर उन्होंने बताया कि इट्स कॉल्ड एज मुay थाई। बहुत लोगों को पता नहीं है कि मुay थाई एक्चुअली क्या कॉम्बैट स्पोर्ट है, उसमें क्या डिफरेंस क्या है। पहली बार एक मुay थाई प्रैक्टिशनर ने कंटिन्यूस 8 बर्मीज बॉक्सर्स को हराया है। ये माइंडसेट आप जो आप सारा डिफरेंट आप जो सीख रहे थे, आपका माइंड में क्या चल रहा है अभी? आप ऐसा चीज़ों में चले गए जिस ना आपके घर वाले खुश है, ना आप खुद खुश हो, ना आपके इर्द गिर्द वाले खुश है। तो ट्राई एंड डू समथिंग जिसमें क्या लोग आपकी तारीफ करेंगे। मार्शल आर्ट सीखने के बाद लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आता है? उनको मैंने पूछा था जब गोल्ड लिए थे उन्होंने, जब पोडियम में चढ़ के उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, उन्होंने उनके गले में जब गोल्ड मेडल डाले थे तो मैं उनको पूछा था कैसे फील हुआ। कि बहुत सारे लोगों का थिंकिंग है कि अगर ये ऐसा कुछ सीख लेगा तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। ऑल्सो जैसा मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ आर लिमिटेड, अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग इज वेरी वेरी लिमिटेड। जब मैं ट्रेन करता था देयर वाज अ सेइंग, मेरे को मेरे सीनियर ने बताया था, जब भी आप कोस्टल के बच्चे, कोस्टल एरिया के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, वो जेनेटिकली स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू अदर एरियाज। तो उसी ड्रीम के साथ माय ड्रीम वाज कि अंडमान से एक ओलंपियन निकालना है, एक ओलंपियन निकालना है। दैट वाज माय ड्रीम बिहाइंड स्टार्टिंग चैंपियंस ऑन मुay थाई एंड MMA। सो मे बी 2032 ओलंपिक्स में वी कैन सी मुay थाई, रियलिस्टिकली 2032 और 2036 कि गवर्नमेंट इज आल्सो टेकिंग नोट ऑफ मुay थाई इन इंडिया। तो टोटल अंडमान से अभी तक हम लोग 199 मेडल्स जीते हैं नेशनल और स्टेट मिला के, और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं सोचा था कि हमारा अंडमान का बच्चा इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा और वर्ल्ड स्टेज के सामने, दुनिया के सामने खड़ा होगा और उसके पीछे तिरंगा होगा। तो मेरा एक बच्चा, हम लोग स्टार्ट करने के बाद तीसरी साल में उसने इंडिया के लिए खेला और उसने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। उसका नाम है जयशीष कुमार। अभी सबसे यंगेस्ट एक नेशनल के लिए जा रही है। शी इज अराउंड 7 years old, अक्षरा। शी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अंडमान निकोबार, पहली बार वो रिप्रेजेंट कर रही है। आज मैं सबके सामने एक ऐसे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो कि एक कॉम्बैट स्पोर्ट के कोच हैं। उनका एक अपना पर्सनल जर्नी रहा, तो वो हम जानेंगे ताकि लोग उससे सीखें, लोग उससे मोटिवेट हो और अपने लाइफ में उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करें। और बहुत सारे लोगों के अंदर में गलत फहमी होता है कॉम्बैट स्पोर्ट को लेकर के, स्पेशली बहुत सारे पेरेंट्स वो सजेस्ट नहीं करते अपने बच्चों को उसमें कॉम्बैट स्पोर्ट में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उनका मेंटालिटी ऐसा रहता है कि वो गलत चीज़ उसको मिसयूज़ करेगा। ऐसा कुछ बहुत सारे लोग के अंदर मिथ है, तो वो आज हम क्लियर करना चाहेंगे। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राहिल शाह और आप देख रहे हैं A9 टॉक्स। सो आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। वर्मा सर, आप एक कॉम्बैट स्पोर्ट के ट्रेनर हो और आप कई सालों से यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एज अ कोच यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, तो आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पर। थैंक यू। सो हमारा मकसद है कि यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड लोग हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो उनको सामने लाना। ये क्या है ना, ये बहुत सारे लोग जो है अपना अंदर टैलेंट रहता है, कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन वो लोगों के सामने आता नहीं। तो जब वो सामने आएगा तो उससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा। Absolutely, क्योंकि yes. आप एज अ कोच आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ये चीज़ का अवेयरनेस और कॉम्बैट स्पोर्ट सीखना, इसका अवेयरनेस लोगों में आएगा कैसे? जब आप सामने आएंगे। तो वैसा टैलेंट को हम, वैसा लोगों को, जो ऐसा पर्सनालिटी जो एक सोसाइटी के लिए वेलफेयर करते हैं, उनको हम सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो आपका एक अचीवमेंट है कि आप एक कोच बने, आप ट्रेनिंग करें और खुद भी बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल ये रहेगा, आपका जो पर्सनल जर्नी है, तो ये जो फील्ड है, जो स्पोर्ट आपने जो चूज़ किया, इसका एक पास्ट स्टोरी बताइए कि आपका साथ में क्या, आप क्या सोच करके इस फील्ड में आए। एब्सोल्युटली। राहिल भाई, थैंक यू सो मच हम सबको ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। ये प्लेटफॉर्म सही में बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसके थ्रू
जैसे आप बोले 4 लोग हमारे काम के बारे में जानेंगे, जिसके वजह से लोग और आगे आके चीज़ों को, जैसे हम लोग जिस चीज़ों में हैं उस चीज़ों के साथ जुड़ेंगे, जिसके वजह से ये चीज़ और बढ़ेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। अभी मेरा नाम एन जगदेव वर्मा है। जब मैं 17 साल का था तब मैं पहली बार मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए मम्मी पापा से परमिशन लिया था। एज एवरी इंडियन पेरेंट, कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा मार्शल आर्ट सीखने जाए, बिकॉज इट हैज़ अ स्टिग्मा बिहाइंड इट कि मार्शल आर्ट सीखने से वायलेंट हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं। मगर मेरे को बहुत बचपन से ही चाहत थी कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं। बॉक्सिंग सीखने का मेरे को बहुत चाहत था, बिकॉज आई वॉज अ ग्रेट फ़ैन ऑफ माइक टाइसन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, तो इसलिए मेरे को सीखना था। बट मेरे को मम्मी पापा को मनाते आई वॉज अराउंड 17 ईयर्स में पहली बार मेरे को उनका परमिशन मिला। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड लर्निंग मार्शल आर्ट्स। फिर मार्शल आर्ट जैसे मैं सीखा तुम्हें, फिर उसके बाद मैंने वहाँ से निकला था। फिर मेरे को जैसे बाहर आया, मेरे को वहाँ किक बॉक्सिंग का पोस्टर दिखा, तो स्टार्टेड लर्निंग किक बॉक्सिंग वहाँ। ये जो मामला हुआ है, कौन सा जगह, आप कहाँ थे? नहीं, हैदराबाद में था। आई वाज फ्रॉम हैदराबाद में। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप। टिपिकली आप हैदराबाद की हैं? हाँ जी, हैदराबाद का हूँ। ठीक। मैं हैदराबाद का था, तो वहाँ हुआ था ये चीज़ मेरे साथ। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग किक बॉक्सिंग। फिर इनिशियली देयर वाज लॉट ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज घर वाले इसके खिलाफ थे, लाइक परमिशन दिए थे, मगर उन लोग को स्टिग्मा था कि यार मार्शल आर्ट कर रहा है लड़का, लड़ाई झगड़ा करेंगे, रोड में फाइट करेंगे, तो वो सब चीज़ें का स्टिग्मा था। तो उसके वजह से पहली बार जब मैं स्टेट लेवल के लिए गया था, मेरे घर वाले उसके लिए राज़ी नहीं थे। तो स्टेट लेवल में आप सेलेक्ट हो चुके थे, मतलब आप ऑलरेडी ट्रेन कर चुका था, ट्रेनिंग करने के हाँ, लिया था। 3 महीना के बाद हमारा कोच बोले थे ऐसा स्टेट लेवल होने वाला है, वुड यू लाइक टू। तो किक बॉक्सिंग में आपको कितना टाइम लगा, मतलब एक स्टेट लेवल में जाने के लिए? वो जो टाइम पीरियड होता है ना, जब आप 17 साल से स्टार्ट किए, हाँ, तो वो कितना टाइम लगा आपको वहाँ पे? मेरे को पहला 3 महीने के बाद आई वाज एबल टू पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल। अच्छा, स्टेट लेवल आपने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत। और बच्चे, जब मैं 17 साल का था तो आई वाज लिटिल अर्ली टू पिकअप थिंग्स, तो मैं थोड़ा जल्दी पिकअप कर लेता था। तो दैट इज़ द रीज़न मेरे कोच ने जब मेरे को बोला था कि वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट, मैंने हाँ बोला था, विच इज़ अ बिग गैम्बल, बिकॉज क्या होता है 3 मंथ्स इज़ वेरी टू लेस टाइम टू पार्टिसिपेट इन स्टेट लेवल इवेंट। मगर फिर भी कोच ने मेरे पे भरोसा रखा था। एंड जैसे मैं पहली बार स्टेट लेवल में गया था, जैसा वो दैट वाज एन एब्सोल्युटली एक्सीलेंट फीलिंग, क्योंकि पहली बार आप कुछ सीख के आप जा रहे हो एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ओन स्टेट। जब रिप्रेजेंट कर रहे हो, जा रहे हो, एंड आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। एंड दूसरे ये हुआ कहाँ पे था? ये पहला जो फाइट, ये आंध्र प्रदेश, व्हेन आंध्र प्रदेश सब एक था तब, तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। इट हैपेंड इन कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कर्नूल तो डिस्ट्रिक्ट ये में मतलब हुआ था। ऑल ओवर इंडिया का था कि ओनली फॉर आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश स्टेट में के लिए था। तो इसलिए बाकी डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने इतने सारे लोगों को सेम मार्शल आर्ट करते हुए देखा। इट वाज एन एब्सोल्यूट एक्सीलेंट फीलिंग। फिर जैसा मेरा वेट 72-73 केजेस था, तो आई वाज प्लेइंग अंडर 75 केजेस। तो उस कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया। पहला मैच जब मैं खेला था, आई वॉज रियली एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड था। एंड मेरे जो ओपोनेंट थे, ही वॉज ऑलरेडी ए नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो वो उसके वजह से भी आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा मंच मिला है, अपॉर्चुनिटी था। एंड मेरे सामने भी बहुत टफ ओपोनेंट था, तो मैंने पूरा जान झोंक दिया उसमें। अच्छा। तो अभी पहला बार था, मेरे को भी पता नहीं कि आपको एनर्जी बचाना होता है, क्योंकि नेक्स्ट मैचेस होते हैं। फिर उसके बाद तो आपको इसमें कितना राउंड होता था किक बॉक्सिंग? तीन राउंड होते हैं। 3 राउंड, 3 मिनट का 3 राउंड होता है। 3 मिनट का राउंड रेस्ट, 3 मिनट का राउंड रेस्ट। तो ऐसा 3 मिनट का 3 राउंड होता है। एंड इसमें जो है, आप इधर मैच को जल्दी खत्म कर सकते हो वाया केओ, नॉकआउट के बलबूते पे आप खत्म कर सकते हो, या फिर टीकेओ, टेक्निकल नॉकआउट, या फिर आप अगर 3 राउंड खेलते हो तो आपको डिसीजन रहता है, जो जजेस का डिसीजन होता है। तो इस बेसिस में था। तो मैंने फुल एक्साइटेड होकर पूरा एनर्जी झोंक दिया था। फिर वो मैच में कैसे कैसे करके मैं जीत गया था। दैट वाज माय फर्स्ट विन। अच्छा, वो पहले ही मैच था, पहले मैच जीत गया? पहले मैं जीत गया था, बट वो सेमीज था, दैट वाज सेमीज। तो अभी नेक्स्ट फाइनल का बारी आई। तो ये सेमीज में आप डायरेक्ट सेमीज में फाइट करेंगे? हाँ, डायरेक्ट सेमीज में फाइट करा, बिकॉज हमारे वेट कैटेगरी में वी हैड ओनली 5 पीपल। तो उसमें मेरे को एक में बाई मिला था, तो आई वाज इन द सेमीज। फिर सेमीज से डायरेक्ट फाइनल्स। अच्छा। तो उसमें फिर नेक्स्ट फाइनल भी जैसे उतरा, आधा एक घंटे के बाद फिर फाइनल के लिए कॉल हुआ। तो मैं जब फाइनल खेलने गया, तो फर्स्ट राउंड फिर भी कैसे कैसे करके निकाल दिया। तो सेकंड राउंड के बाद एक ही साथ आप लोगों को दोनों खेलना पड़ा, फाइनल सेमीफाइनल दोनों? हाँ, नहीं, एक ही साथ में नहीं, 2 घंटे का। अच्छा, 2 घंटे का 2 घंटे का डिफरेंस में। बट आप एज व्हेन यू फाइट, आपको जब फाइट करते हो इन रिंग में, जब फाइट करते हो, आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि यू हैव रन ए मैराथन ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो इतना आप ड्रेन हो जाते हो।
तो वो पहली बार था। एंड आई मेरे को उस टाइम आपकी एनर्जी कंजर्वेंस या फिर आपको आपका एड्रेनलिन को होल्ड करके रखना, ये सब चीज़ें पता नहीं थी। टेक्निकल पॉइंट्स आपको हाँ, उतना आपको पता नहीं था। तो उसके वजह से क्या है, मेरा पूरा एड्रेनलिन डंप हो गया। एंड देन मैं इतना थक गया कि अगला फाइनल में मैंने पहला राउंड निकाला, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड तो मार ही खाते रहा। अच्छा। तो वो पहला नेशनल में आई वन ए सिल्वर मेडल। उसके बाद घर वाले मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट किए। एंड देन आई वेंट ऑन टू विन पहला नेशनल गोल्ड मेडल जीता था। देन आई वन 8 नेशनल गोल्ड मेडल्स बैक टू बैक ऐसे जीतते आया। 5 नेशनल गोल्ड मेडल जीता था वहाँ आंध्रा और हैदराबाद को, तेलंगाना को रिप्रेजेंट करते हुए इन डिफरेंट मार्शल आर्ट। लाइक किक बॉक्सिंग में फ्यू, एंड देन मुay थाई में थोड़ा। मुay थाई भी आप साथ ही में कर रहे थे क्या? तो उसका भी एक स्टोरी था जिसमें क्या, किक बॉक्सिंग इवेंट में गया था, एक स्टेट लेवल पे गया था। जब पहला नेशनल जीतने के बाद फिर स्टेट लेवल हुआ था, तो फिर स्टेट में खेलने गया था। उस टाइम मेरा एक अपोनेंट थे, उनके साथ जब मैच हुआ था, ही वॉज किकिंग विद द शिन। उन्होंने शिन के साथ किक करा मेरे को। अच्छा। नॉर्मली हम किक बॉक्सिंग में वी यूज्ड टू किक विद द फुट। तो उसमें अलाउ है वैसा किक करना? हाँ, एब्सोल्युटली अलाउ है। तो लाइक बेसिकली क्या है, थोड़ा डिफरेंस रहता है मुay थाई और किक बॉक्सिंग का, जिसमें क्या है, हम लोग जो खेलते थे वी अपना हिप से नीचे किक्स अलाउड नहीं रहता था, ओनली हिप एंड अबव का रहता था। तो व्हेन यूज्ड टू किक, उन्होंने शिन से किक किया था, जिनका किक थोड़ा स्ट्रांग लगा मुझे। तो मैं बाद में उनसे बात किया, व्हाट इज़ दिस। फिर उन्होंने बताया कि इट्स कॉल्ड एज मुay थाई। फिर वहाँ से मैं फिर ढूंढा था, मुay थाई ढूंढा हैदराबाद में। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि ना बहुत लोगों को पता नहीं है कि मुay थाई एक्चुअली क्या, इस कॉम्बैट स्पोर्ट है, उसमें क्या डिफरेंस क्या है। हाँ जी, यानी कि किक बॉक्सिंग और मुay थाई में डिफरेंस, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, तो उसे आप थोड़ा बता दीजिए। एब्सोल्युटली। अभी मुay थाई इज द नेशनल गेम ऑफ थाईलैंड। सो उन्होंने ही इस गेम का इजाद किया है। इन लेट 1900s जब उनका जो किंगडम पे अटैक हुआ था, बर्मीस ने अटैक किया था, उस टाइम ये मार्शल आर्ट का इजाद करे हैं अपना सेल्फ डिफेंस के लिए, रक्षा करने के लिए। एंड उस टाइम में बर्मीस देयर वाज ए किंग ने क्या करता था, अपना जो थाई को उन्होंने बंदी प्रिजनर बनाते हैं, उनको एक ऑप्शन देता था, इफ़ यू विन अगेंस्ट बर्मीस। उनका बर्मीस बॉक्सिंग इज स्टिल फेमस टिल डेट फॉर बीइंग सो ब्रूटल। तो अगर आप बर्मीस उनके बॉक्सर्स को हराते हो, आप अपने लिए फ्रीडम अर्न कर सकते हो। तो दैट इज़ व्हेन पहली बार एक मुay थाई प्रैक्टिशनर ने कंटिन्यूस 8 बर्मीस बॉक्सर्स को हराया है। उसके बाद उन्होंने अपना फ्रीडम, एंड ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मुay थाई। तो उसके बाद दैट वाज इन लेट 1900s। एंड उसके बाद धीरे धीरे व्हेन दिस गॉट आउट इन द वर्ल्ड, जैसे दुनिया को पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मुay थाई। बेसिकली मुay थाई इज कॉल्ड एज आर्ट ऑफ 8 लिम्स। इसमें बेसिकली वी यूज आवर फिस्ट्स, यूज आवर एल्बोस, वी यूज आवर नीज एंड वी यूज आवर शिन्स। ये 8 अंग यूज करके फाइट करते हैं, तो इसलिए इट इज कॉल्ड एज आर्ट ऑफ 8 लिम्स। सो इसका और किक बॉक्सिंग का इतना ही फर्क है। तो बेसिकली किक बॉक्सिंग का भी देयर आर मेनी वेरिएशंस। मुay थाई जो है हॉलीवुड में भी इंट्रोड्यूस हुआ था। यस, टोनी जाने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ओंग बैक सीरीज में उन्होंने इस मार्शल आर्ट को बहुत फेमस बनाया। बहुत लोग मुay थाई ऐसी बोलने समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर उस चीज को कंपेयर करके बोला जाएगा तो समझ में आता है। एब्सोल्युटली। हॉलीवुड से वो देख करके बहुत लोग वो चीज से इंप्रेस हुए, क्योंकि बहुत लोग मुay थाई के बारे में, थाईलैंड के अलावा बहुत लोग, जैसे इंडिया में भी मुay थाई के बारे में इतना कॉन्सेप्ट पता नहीं था लोगों को। और अब जा करके हम भी जो है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हमें भी पता चल रहा है कि मुay थाई होता क्या है। एब्सोल्युटली। तो वो हिसाब से हमें जो है कि इस चीज़ का नॉलेज मिलता है। तो ये, और इसके बाद में आपका जो जर्नी था वो उसका फर्दर में क्या हुआ फिर उसके बाद? तो बेसिकली जब मैं वो ट्रेनर जो बंदा आपके साथ में जो फाइट किया वो एज अ मुay थाई प्रैक्टिशनर था, उनसे बात किया मैंने। तो देन उन्होंने बोला ऐसा मैं मुay थाई सीखा है, तो दिस इज़ डिफरेंट मार्शल आर्ट, इट इज़ डिफरेंट देन किक बॉक्सिंग। इसमें ऐसे 8 यू यूज़ योर 8 लिम्स टू फाइट, उन्होंने एक थोड़ा ब्रीफ दिया था। फिर मैं जब हैदराबाद आया, मैं ढूंढा था, तो उस टाइम में उतने सारे मुay थाई जिम्स नहीं थे हैदराबाद में। इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, क्योंकि उस टाइम में उतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। एंड उस टाइम में देयर वाज अप्रोक्सीमेटली कौन सा ईयर का होगा? इट वाज अराउंड 2008-9 की बात है। 8-9 उस टाइम की बात है। सो उस टाइम में इट वाज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड मुay थाई जिम्स इन हैदराबाद। बहुत कोने कोने में देयर वाज, एंड हैदराबाद इज आल्सो बिग सिटी, तो उसके वजह से एक मार्शल आर्ट जिम मेरे घर से 20 किलोमीटर, 25 30 किलोमीटर की दूरी में थे। तो कैसे मेरे को एक मार्शल आर्ट जिम मिला जहाँ मुay थाई सिखाते थे। तो आई यूज्ड टू लर्न देयर। तो उनके पास मैं सीखने गया था, एंड धीरे धीरे उनके पास सीख के देना। आपका पहला जो कोच मुay थाई का वो कौन थे? ही वाज रामकृष्णा सर। अच्छा, रामकृष्णा सर थे। तो ही वाज द वन हु टॉट मी मुay थाई। फिर उसके बाद उन्होंने उनके साथ में ट्रेन किया था।
एंड देन स्लोली मेरे को UFC के बारे में पता चला. एंड UFC के बारे में जब पता चला, मैंने सोचा कि इंडिया में ऐसा कुछ है क्या. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इंडियन काउंटर पार्ट. तो मेरे को पता चला कि सुपर फाइट लीग बोल के ऐसा एक काउंटर पार्ट है इंडिया में विच वुड डू द सेम थिंग एज UFC, जहाँ लोगों को फाइट करने का मौका मिलता है एट अ ग्रैंडर स्टेज. एंड उसमें जो मार्शल आर्ट यूज़ करती है दैट इज़ कॉल्ड एज MMA. तो मैं पहली बार तब सुना था MMA के बारे में. तो MMA इज़ बेसिकली कॉल्ड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल मार्शल आर्ट्स. तो उस टाइम में क्या था, उस टाइम में इंडिया में उतनी जागरूकता नहीं थी MMA के बारे में. तो सेम चीज़ मेरे साथ फिर हुआ था, बिकॉज हैदराबाद में देर वर वेरी फ्यू क्लब्स, देर वर नो क्लब्स एक्चुअली, देर वर नो क्लब्स हु वर टीचिंग MMA. उस टाइम में क्लब्स नहीं थे जिसमें MMA सिखाते थे. तो उसमें ऐसा था कि आपको MMA करना है तो आपको मल्टीपल मार्शल आर्ट सीखना होता था. जैसे अभी आपको MMA इज़ ए कंप्लीट मार्शल आर्ट जिसमें आपको स्ट्राइकिंग होता है, देन यू हैव ग्राउंड गेम, ग्रैपलिंग होती है. तो ये जब कंप्लीट सेटअप चाहिए आपको, आपको स्ट्राइकिंग मार्शल आर्ट में इधर बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुay थाई ये सीखना होगा, और आपको ग्रैपलिंग में आपको रेसलिंग, जूडो, जुजुत्सु ये सीखना होगा. अच्छा. तो ये दोनों का मिश्रण में हम लोग सीखना पड़ता था हम लोग को. तो मैंने जैसे करके हम लोग फाइट करना स्टार्ट किया था, ऐसा छोटे क्लब्स में या फिर ऐसे अंडरग्राउंड सेटअप्स में ऐसे थोड़ा फाइट करने स्टार्ट करे थे. फिर उसके बाद मेरे को एक सर मिले थे, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि आपके पास तब मेरे पास ग्राउंड गेम नहीं था, मेरे को आता नहीं था तब. मैं जूडो या फिर ग्रैपलिंग कुछ सीखा नहीं था, मैं सिर्फ स्ट्राइकिंग आती थी मेरे को, मुay थाई, किक बॉक्सिंग आती थी. उसी के साथ मैं MMA कंपटीशन में उतरा था. बट पहले 2 मैचेस में कैसे करके निकाल दिया. उन्होंने ऑब्जर्व किया था, बालकृष्णा सर थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था. उन्होंने बोला कि आपको ग्रैपलिंग नहीं आती है. मैं बोला हाँ, मैं माना था, मेरे को नहीं आती है. तो वो एक्चुअली SFL के प्रमोटर थे. ही वॉज वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ SFL. वो कंटेंडर सीरीज, वो एक बूट कैम्प चलाते थे वाइजैग में. तो वाइजैग में एक बूट कैम्प चलाते थे. तो उन्होंने ऐसे बोला था कि हम लोग ऐसे MMA का SFL के लिए हम लोग यहाँ बूट कैम्प चलाते हैं, तो अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन अस, ये वो बताए थे. फिर उसके बाद मैंने उनके साथ ज्वाइन करके आई वेंट टू देयर बूट कैम्प गया था. फिर 15 डेज़ का बूट कैम्प था वाइजैग में. फिर वहाँ हमको जूडो का बेसिक्स एंड वो सब चीज़ें सिखाया गया था. फिर बाद में अपना 15 डेज़ का बूट कैम्प था. इट वाज रिग्रेस, बहुत रिग्रेस था. मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना हार्ड ट्रेनिंग किया था, क्योंकि आपको सुबह 4 घंटे कराते थे, हमको शाम को 4 घंटे कराते थे. एक ये चीज़ था, अभी एक बंदा मुझे मिला था, वो भी MMA या फिर मिक्स सारे किस्म के कॉम्बैट स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता. तो उसका एक कहना था ना कि जब ये कॉम्बैट स्पोर्ट में जब जाते हैं, जब शुरुआत में जब ट्रेनिंग के साथ अगर उसको कंपटीशन लड़ना है, कुछ फाइट करना है, तो उनको मार खाने का भी प्रैक्टिस दिया जाता है. ऐसा कुछ फैक्ट है क्या उसमें? हाँ, मार खाने के, क्योंकि आपको अब जब हिट आप फाइट या कुछ भी आपको लगेगा तो आपको उसका चीज़ को सोक करना है. एब्सोल्युटली. तो उसका भी कुछ प्रैक्टिस अलग से कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है क्या? लाइक मार खाने के लिए नहीं देते हैं, कंडीशनिंग करते हैं. अच्छा. बेसिकली क्या होता है, अभी आपको एवरी बॉडी पार्ट या आपका ऑर्गन इज बिल्ट अराउंड मसल एंड आपके बोन. तो आपको प्रोटेक्टिव लेयर्स रहता है. द ओनली ऑर्गन विच डज नॉट हैव दैट मच प्रोटेक्शन इज योर ब्रेन. सो आपको ब्रेन पे जो है इट कैन नॉट टेक मल्टीपल हिट्स, लाइक एन नंबर ऑफ हिट्स के लिए नहीं है. अच्छा. सो कभी ना कभी यू विल ब्रेक. सो आपकी कंडीशनिंग जो है आपकी बॉडी की करी जाती है. एंड आपका जो ब्रेन है इट इज़ डिज़ाइंड, या फिर वो इट कैन नॉट टेक मेनी हिट्स. तो अभी देर इज़ अ ऑप्शन कि आप उसको समझदारी के साथ ट्रेन करें. सो आपको मार खाने की ट्रेनिंग कम दी जाती है, आपको मार से बचने की ट्रेनिंग ज़्यादा दी जाती है. क्योंकि आपको क्योंकि अगर सामने वाला कभी ना कभी आपको टैग होएगा, कभी ना कभी आपको पंच लगेगा, बट आप अगर अपना टेक्निक सही रखेंगे, अपना डिफेंस सही रखेंगे, तो आप उसको अवॉइड कर सकेंगे. एंड अगर आप टेक्निकली फाइट करते हो तो वो चांसेस ऑफ गेटिंग हिट बाय योर अपोनेंट इज टोल्ड डाउन टू 70%. ठीक है, आप 70% आप बच सकते हो, 30% आपके चांसेस है कि मार लगने का. तो आप अपना डिफेंस पे काम करोगे या टेक्निक पे काम करोगे, देयर इज अ लेस चांस ऑफ गेटिंग हिट. तो आपको डिफेंस सिखाया जाता है, कंडीशनिंग कराया जाता है, जिसके वजह से अगर लगता भी है तो आप झेल सकते हो. एंड आपकी डिफेंस इतनी स्ट्रांग बनाई जाती है कि आप वो चीज़ से बच के अपना दाव खेल सकते. तो ये आपका जर्नी यहाँ पे उसके बाद मतलब MMA आप सीख गए. उसके बाद लाइक हम लोग वहाँ से ट्रेनिंग ख़त्म करे. फिर उन्होंने सजेस्ट किया था हैदराबाद जब वापस जाएंगे आप, देयर इज़ अ जूडो एकेडमी जो आपका
जिमखाना में है, हमारा हैदराबाद का जिमखाना ग्राउंड है उसमें है, तो उसमें जाइए, वहाँ के कोच है उनसे बात करेंगे हम लोग बोल के, उनसे बात कराए, फिर वहाँ जाके मैं जूडो सीखा उनसे। मगर उतना ही एवरी मार्शल आर्ट वुड टेक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। आपको अच्छे से सीखना है तो एनीवेयर बिटवीन आपको 2 से लेके 5 साल तक उसको देना पड़ता है। तो ये माइंडसेट आप जो आप सारा डिफरेंट आप जो सीख रहे थे, आपका माइंड में क्या चल रहा था? मतलब इसको आप एज अ प्रोफेशनल देख रहे थे कि क्योंकि इसमें तो आप कंटिन्यू इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, एब्सोल्युटली आप सुबह लगा रहे हैं टाइम, शाम में लगा रहे हैं टाइम, तो इसमें फाइनेंशियल जो वो मैटर जो आता है ना, हाँ तो इसमें आपको कहीं ना कहीं यहाँ में कोई स्ट्रगल था कि? एब्सोल्युटली स्ट्रगल था, बिकॉज इट इज़ आपको अपना ट्रेनिंग सस्टेन करने के लिए या फिर आपका न्यूट्रिशन सस्टेन करने के लिए एक फाइटर को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ से छूट जाते हैं, यहाँ से छूट जाते हैं बिकॉज अपना कैरियर को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल इशू आता है। हाँ, तो इसमें आप इसको कैसा कोप अप करें? एक भैया थे, मेरे जान पहचान के एक भैया थे, बादशाह बोल के, तो मैं उनको पिच किया था। मैं पहला नेशनल जीतने के बाद व्हेन आई वेंट टू मेरा पहला नेशनल था, उसके बाद उसमें गोल्ड मारा था, मैंने केम बैक, मैं उनसे बात किया था, मैं उनको बोला भैया ऐसा है कि मैं आई वांट टू कम्पीट एज ए प्रोफेशनल इन MMA, ठीक है, प्रो में खेलना चाहता हूँ मैं, तो उसके लिए मेरे को पैसे लगेंगे, तो जितना अभी मेरे को स्पॉन्सर करिए आप, एंड जैसे मैं प्रो टर्न करूँगा, एंड मैं ऐसे, तब उस टाइम ये था कि SFL में खेलना था, सुपर फाइट लीग में खेलना था, तो सुपर फाइट लीग का ऐसा था कि आप एज ए C कॉन्ट्रैक्ट भी अगर आप उसमें वो हायर हो जाते हो, तो आपको एवरी मैच को यू लर्न अराउंड 25,000 रुपीज़। अच्छा, एक पर मैच का? अच्छा। तो उस टाइम वैसा था, तो मैं उनको ये समझाया था ऐसा है, तो इससे जब आएगा देन वी विल आपको यू कैन टेक 70% ऑफ द कट एंड आई विल टेक 30% ऑफ द कट बिकॉज यू हैव सपोर्टेड मी ऑल द वे। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था जर्नी में पूरा। तो जब एक्चुअली व्हेन द टाइम केम, जैसे मैं SFL तक पहुंचने का जब टाइम आया था, तो उस टाइम में देयर वाज सम फैमिली इश्यूज, जिसके वजह से आई कुड नॉट गो, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज केम, फिर उसके बाद वो पूरा वो थोड़े दिन तक, 1-2-3 साल तक, एटलीस्ट 3 साल तक मैंने मार्शल आर्ट्स करा ही नहीं। अच्छा, डिड नॉट, गैप हो गया था। तो उसके बाद कम बैक करना वाज रियली टफ। उस टाइम कम बैक करना वाज एब्सोल्युटली टफ। उस टाइम मेरा एक दोस्त था तेजा बोल के, उस टाइम तक मैं आई स्टार्टेड वर्किंग, मैं काम करना स्टार्ट किया था। तो आप कौन सा प्रोफेशन मैं काम कर रहे थे? इंडिगो एयरलाइंस में काम करता था। आई यूज्ड टू वर्क एज अ ग्राउंड स्टाफ देयर। अच्छा। इंडिगो में दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। कॉलेज के बाद वो मेरा पहला जॉब था। अच्छा, ये सारी चीज़ आप आज कॉलेज टाइम में कर रहे हैं? कॉलेज टाइम में हो रहा था मेरे साथ ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं जब इंडिगो में ज्वाइन किया था, सो मेरा एक दोस्त था तेजा बोल के, एंड हरि विघ्नेश वाज वन ऑफ माय फ्रेंड। सो ये लोग मेरे को मोटिवेट करते थे। दे यूज्ड टू से कि अभी तो वो लोग भी खुद भी हाँ, फाइटर थे? वो थोड़ा हरि विघ्नेश वाज आल्सो, वो बॉक्सिंग करता था हरि विघ्नेश, एंड तेजा जो है ही यूज्ड टू डू कराटे। तो उसके वजह से वो लोग सपोर्ट करते थे, बोलते थे, वो कभी कभी मेरे को ट्रेन भी करते थे, बोलते थे ऐसे करो वैसे करो। तो उसके बाद मेरे को पता चला कि देयर इज़ अ किक बॉक्सिंग नेशनल था उस टाइम। फिर मगर मैं उतना ट्रेनिंग लिया नहीं था उस टाइम, मैंने उतना ज़्यादा ट्रेनिंग लिया नहीं था। फिर भी मैंने हिम्मत करके इन लोग के मदद से मैंने और मेरे गुरु को बोला कि सर ऐसा मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो ही वाज स्केप्टिकल बिकॉज इतने दिन से ट्रेन नहीं किया है, तो अभी फिर करेगा तो चोट लग सकता है। दैट इज़, कोई भी कोच को हमेशा यही चिंता लगा रहता है कि बच्चा मेडल लाएगा नहीं लाएगा, उससे ज़्यादा बच्चा को चोट ना लगे। बिकॉज कोई भी कोच के लिए बच्चा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एथलीट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनी मेडल। तो उसके वजह से उन्होंने भी वही चीज़ बोला था मेरे को। बट मैं जिद करने लगा, तो ही सेड ओके इट्स ओके, चलिए ट्रेन करिए, अच्छे से ट्रेन करिए। तो फिर उसके बाद उस टाइम तक आपका क्या एज हो गया था? आई वॉज अराउंड 24 समथिंग था मेरा। तो उस टाइम मेरे मैनेजर को बोला था ऐसे मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन ऐसा नेशनल इवेंट होने वाला है। तो उन्होंने, बिकॉज मैं किससे कभी बात नहीं किया इसके बारे में, तो ही फेल्ट अमेज्ड कि ऐसा सही में जा रहे हो ऐसा। तो उन्होंने मेरे को लीव दिया था एंड आई कुड फ्लाई, एंड मैं उधर जा सका एंड मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ मैंने गॉड वाज विथ मी एंड लक था साथ में, तो आई कुड विन ए गोल्ड मेडल देयर कंटिन्यूसली नेशनल में। नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल जीत सका था। वापस जब आया था, उस टाइम मेरे मैनेजर थे सर्वेश जी, तो उन्होंने ही सेलिब्रेटेड मी लाइक एनीथिंग। उन्होंने पूरा इंडिगो नेटवर्क में, एंड मेरे को जो लीव दिए थे वो चेतन सर थे, तो उन्होंने भी मेरे को, दे मेड श्योर दैट कि मेरी जो अचीवमेंट है इट वुड रीच एवरीवन इन इंडिगो। उस टाइम इंडिगो में शायद 10,000 लोग काम करते थे। तो उस टाइम इंडिगो में 10,000 लोगों को ये पता था कि जगदेव वर्मा बोल के एक बंदा है जो हैदराबाद स्टेशन में है,
ही हैज़ वन ए गोल्ड मेडल इन नेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। तो उन्होंने इतना मेरे को सेलिब्रेट किया था एंड उसके बाद उन्होंने पूरी तरह मेरे को सपोर्ट किया। फिर उसके बाद हर नेशनल या स्टेट जब भी मैं जाता हूँ दे यूज टू गिव मी लीव्स विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हमारे खुद कंपनी का जब CEO थे ये आदित्य घोष जी, उन्होंने हमको दिल्ली बुलाया था, मेरे को और मेरा एक दोस्त था नीरज पवित्रन बोल के। उन्होंने भी बास्केटबॉल में उन्होंने भी स्टेट के लिए खेला था, स्टेट के लिए खेल के उन्होंने भी गोल्ड लिया था। तो हम दोनों को बुलाए थे। फिर हम लोग को सारे VPs को हमारा जर्नी के बारे में बताए थे हम लोग कि हाउ वी स्टार्टेड एंड वेयर वी केम एंड कहाँ से आए हम लोग एंड कैसे हम लोग ने ये हासिल किया है। तो वी एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द VPs। फिर उन लोग के साथ हम लोग बैठ के लंच किए एंड हम लोग दोनों को वी वर गिवन अ कैश प्राइज ऑफ 5,000 ईच। एंड देन अगेन तो दैट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर अस बिकॉज यू मीटिंग ए कंपनी CEO इज़ एब्सोल्युटली अ बिग थिंग। एंड जब ऐसा वो लोग हमारी जो जीत को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड इंडिगो में देयर यूज्ड टू बी ए थिंग कॉल्ड एज परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस। सो परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस यूज्ड टू हैपन एवरी ईयर हमारे CEO सर आते थे एंड यूज्ड टू टॉक अबाउट व्हाट कैन बी डन बेटर एंड हाउ एयरलाइन कैन ग्रो। तो ये सब चीज़ें बताते थे। उसमें भी हम लोग को दे हैव शोकेस्ड अस कि ये these are the champions of our company जो लोग ये हासिल कर पाए बोल के। that was absolutely crazy। फिर उसके बाद फिर again धीरे धीरे I got married। फिर उसके बाद I came here अंडमान जब आया था मैंने। तो अंडमान आके आपको कितना वक्त हो गया? ये this is 10th year 2026 सितंबर आएगा तो 10 साल होएगा। अच्छा। तो when I came here हाँ मेरे यहाँ के जो स्टाफ थे they knew कि मैं ऐसे तो आप यहाँ पे आने का कैसा हुआ, अंडमान आने का? मेरी वाइफ अंडमान से थी। शी वॉज बॉर्न हियर बट एज शी वॉज एन आर्मी ब्रैट, जैसे वो आर्मी की उनके पापा आर्मी में थे तो दे सेटल डाउन इन हैदराबाद। वो पैदा इधर हुई मगर कभी अंडमान में थी नहीं। सो एज सुन एज वी गॉट मैरिड, हम लोग जैसे शादी करे तो पता चला कि अंडमान की स्टेशन खुल रहा था। तो वी जस्ट रिक्वेस्टेड आवर मैनेजर कि ऐसे हम लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो उसके बाद वी केम हियर। तो आप जॉब में थे कि जॉब? हम दोनों जॉब में थे। वी वर बोथ इन इंडिगो, दोनों इंडिगो में थे। तो वी बोथ केम हियर, अंडमान आए थे। फिर अंडमान आने के बाद 2016 में जब यहाँ आए थे धीरे धीरे सेटल डाउन करे। फिर 2016 में पहली बार यहाँ स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ था 2016 में। तो यहाँ अपना जो जहाँ शटल खेलते हैं इंडोर स्टेडियम उसमें कराए थे बॉक्सिंग स्टेट लेवल कराए थे। तो मैंने पार्टिसिपेट किया मगर उस टाइम में फिर से उतना गैप हो गया था मगर मैंने पार्टिसिपेट किया था। फिर अगेन आई वॉज एबल टू डिफीट माई अपोनेंट इन फर्स्ट राउंड में ही मैंने शायद 1 मिनट के अंदर सामने वाले को नॉकआउट कर दिया। बिकॉज मैंने ट्रेन कर रखा था तो वो थोड़ा मसल मेमोरी ने मेरे को बचा लिया। अदरवाइज इट इज़ नो वे कि आप बिना ट्रेन करे आप इतने साल के बाद उठ के आ जाओगे। दैट इज़ नॉट ईजी टू अचीव। फिर उसके बाद जो मेरे कोलीग्स थे दे वर सेइंग कि हम लोग को सिखाइए थोड़ा। तो आई यूज्ड टू टेक क्लासेस। इट वाज एब्सोल्युटली क्लासेस भी नहीं बोल सकते, ऐसे दोस्त लोग को ही सिखाता था। तो एयरपोर्ट में ही सिखाते थे। पहले तो एयरपोर्ट में हम लोग वॉकिंग करते थे, क्रिकेट खेल सकते थे। सो उस टाइम में वो सब सिखाता था मैं उन लोग को। देन फिर धीरे धीरे जब कोविड हुआ था, कोविड में मैं सोचा कि वाई नॉट टीच पीपल मुay thai MMA। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, देयर इज़ नो सच थिंग एज MMA एंड muay thai। एंड ऑल्सो जैसा मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ आर लिमिटेड, अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग इज़ वेरी वेरी लिमिटेड। बिकॉज आप इधर ट्रैवल्स में हैं या फिर आप इधर फिशरीज़ में हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। दीज आर द ओनली 3 ऑप्शंस आपको यहाँ। अदरवाइज आप खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हो। तो दीज आर द ओनली 4 ऑप्शंस विच यू हैव हियर। देयर इज़ नथिंग कॉन्क्रीट इन ऑन एनी अदर फील्ड्स। तो मैं ये चाहता था कि मैंने ये एक ड्रीम के साथ चैम्पियन जोन muay thai MM क्लब को स्टार्ट किया था। मैं ये सोचा था कि जब मैं ट्रेन करता था देयर वाज अ सेइंग, मेरे को मेरे सीनियर ने बताया था, जब भी आप कोस्टल एरिया के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, वो जेनेटिकली स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू अदर एरियाज। वो मेरे सीनियर ने बताया था। तो उसका रीज़न यही है कि द हार्श क्लाइमेट, आपको कांस्टेंट ह्यूमिडिटी क्लाइमेट, तो उसके वजह से थोड़े स्ट्रांग होते हैं बोल के ही सेड, उन्होंने बताया था मेरे को। फिर उसके बाद मैं वही सोचा था कि व्हेन आई एम हियर एट द कोस्टल एरिया व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस। बिकॉज आपके पास जब बच्चे अच्छे हैं एंड पीपल आर इन्वेस्टेड तो डेफिनेटली यू कैन डू थिंग्स, यू कैन डू मिरेकल्स, वंडर्स। तो उसी ड्रीम के साथ माई ड्रीम वॉज कि अंडमान से एक ओलंपियन निकालना है। दैट वाज माय ड्रीम बिहाइंड स्टार्टिंग चैम्पियन जोन muay thai and MMA क्लब।
आसान नहीं है, आई नो इट इज़ एब्सोल्युटली, शायद मोथाई एक्चुअली ओलंपिक में कौन सा स्पोर्ट मोथाई है? मुआय है आपको आपका इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 2020 में इंक्लूड करा गया था मुआय थाई को, बट अभी तक एज ए फुल फ्लेज गेम की तरह मुआय थाई में अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं मिला है। 2024 जो पेरिस ओलंपिक्स में इट वाज ए शोकेस इवेंट। शोकेस इवेंट का मतलब है वो सिर्फ टेस्ट करे थे, जिसमें सारे देशों से मुआय थाई एथलीट्स को बुला के उनसे डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था, व्हाट इज़ मुआय थाई, दुनिया को दिखाया गया था कि मुआय थाई क्या होता है। तो अभी 2028 ओलंपिक्स में भी देर इज़ नो स्पॉट या नो स्पेस फॉर मुआय थाई, सो मे बी 2032 ओलंपिक्स में वी कैन सी मुआय थाई रियलिस्टिकली 2032 और 2036। बट उससे पहले हम लोग को द इमीडिएटली जो चाहिए है दैट इज़ रिकग्निशन फ्रॉम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, विच इज़ वेटिंग मे बी 2-3 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि आएगा। सो दैट इज़ वो आ जाएगा, दैट वुड बी अ ग्रेट बून फॉर एवरीवन हु इज़ डूइंग मुआय थाई इन इंडिया। एंड ऑल्सो वाई, बिकॉज अभी रिसेंटली अंडर 19 चैम्पियनशिप हुआ था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप हुए थे, एशियन गेम्स हुए थे, अंडर 19 एशियन गेम्स हुए थे, उसमें मुआय थाई को इंक्लूड करा गया था। एंड उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्टर ऑफ यूथ और ओलंपिक एसोसिएशन ने मिलके 10 एथलीट्स को फुल एकोमोडेशन और पेमेंट के साथ उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कंटिजेंट भेजा था। तो दे हैव स्पॉन्सर्ड एवरीथिंग, आपको फ्लाइट टिकट से लेके सब कुछ उन्होंने स्पॉन्सर करके भेजा है। तो दैट इज़ अ ग्रेट साइन, बिकॉज उससे ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो टेकिंग नोट ऑफ मुआय थाई इन इंडिया, द ग्रोथ ऑफ मुआय थाई इन इंडिया। इसके लिए मैं श्रेय देना चाहता हूँ पूर्व प्रेसिडेंट, जो अपना मुआय थाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो पूर्व प्रेसिडेंट है वो प्रसन्नजीत सिंह सर है। तो उन्होंने बहुत काम किया इसके लिए। अभी जो प्रेसिडेंट है मनोज वर्मा सर और श्रीराम चौधरी सर, ये दोनों बहुत पैशनेट है मुआय थाई को लेके। इन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दी टू मेक दिस हैपन। एंड अभी चीज़ें चेंज हो रही है, जिसके वजह से मुआय थाई इज़ बीन रिकग्नाइज्ड अक्रॉस स्टेट्स इन इंडिया। तो अभी ऑलमोस्ट आपका हर बार नेशनल में एटलीस्ट 22 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड ओवर आपके 1500 बच्चे आते हैं ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस वजह से इस साल से एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि सीनियर का नेशनल अलग होएगा, जूनियर का नेशनल अलग होएगा, टू कंट्रोल द क्राउड एंड टू गिव द बेस्ट फैसिलिटीज़ पॉसिबल। तो इसी सिलसिले में हम लोग ये जनवरी में नेशनल हुआ था, सीनियर नेशनल हुआ था, उसके लिए हम लोग यहाँ से 14 लोग का टीम ले गए थे, उसमें से 21 मेडल लेके आए। तो टोटल अंडमान से अभी तक हम लोग 199 मेडल्स जीते हैं नेशनल और स्टेट मिला के, और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल है। मैंने जब स्टार्ट किया था मैं सोचा था कि हमारा अंडमान का बच्चा इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा और वर्ल्ड स्टेज के सामने, दुनिया के सामने खड़ा होगा और उसके पीछे तिरंगा होएगा। तो वो चीज़ मैंने 3 साल में अचीव किया है। तो मेरा एक बच्चा हम लोग स्टार्ट करने के बाद तीसरी साल में उसने इंडिया के लिए खेला और उसने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। उसका नाम है जयशीष कुमार, उसने इंडिया के लिए खेला। अभी 2 साल के बाद अभी एक और बच्चा जा रहा है सीनियर नेशनल खेलने के लिए, जो जून 16 से लेकर 26 मलेशिया में होने वाला है। तो होपफुली अगर महादेव साथ रहेंगे तो डेफिनेटली ये बच्चा भी हमारा अंडमान का नाम रोशन करेगा, इंडिया के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देके कोई ना कोई मेडल लेके आएगा। मैं तो सोचता हूँ कि गोल्ड मेडल लेके आए। इससे पहले जो जिसने ब्रॉन्ज जीता था, उनका नाम क्या बताया आपने? जयशीष कुमार। अच्छा, तो ये एज ग्रुप वाला था कि एज ग्रुप था? तो उस टाइम उन्होंने 10 ईयर्स का एज कैटेगरी में खेले थे। अच्छा, 10 ईयर्स के एज कैटेगरी में खेले थे। उसने उससे पहले 3 साल से कंटिन्यूस उन्होंने गोल्ड जीता है। तो नेशनल में गोल्ड जीतते हुए आया है। तो उसी परफॉर्मेंस को बेस करते हुए उनको इंटरनेशनल के लिए चांस मिला गया था। तो वैसा एक और बच्चा है आदि लिंगेशन बोल के, वो अभी लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यूस उन्होंने एक्चुअली 3 नेशनल अटेंड किया था। पहला नेशनल में उन्होंने सिल्वर जीता था। अभी लास्ट 2 नेशनल से उन्होंने डायरेक्ट गोल्ड 2 बार गोल्ड जीता है, एंड वो भी डोमिनेंट तरीके से गोल्ड जीता है। तो अभी ये साल भी वो अभी नेशनल के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली वो भी गोल्ड लेके आएंगे। तो होपफुली आगे वो भी अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा अंडमान का नाम वहाँ वो रोशन करेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, जैसे रूहान है,
उन्होंने भी अभी तक 4 नेशनल मेडल जीता है। मधु है, जो 9 साल का है मात्र, वो भी 4 नेशनल मेडल जीता है। एंड आपका अभी सबसे यंगेस्ट एक नेशनल के लिए जा रही है, शी इज़ अराउंड 7 years old, अक्षरा। शी इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अंडमान निकोबार, पहली बार वो रिप्रेजेंट कर रही है। वो इससे पहले वो बॉक्सिंग, जो स्टेट लेवल बॉक्सिंग हुआ था उसमें गोल्ड ली है वो। एंड अभी रिसेंटली जो मुay थाई का स्टेट लेवल करे थे हम लोग, उसमें भी उसने गोल्ड हासिल किया है। तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस में उनको सेलेक्ट करके हम लोग अभी अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल के लिए भेज रहे हैं। तो होपफुली सब सही रहेगा, तो इस बार नेशनल में भी हम लोग अच्छा मेडल के साथ वापस आएंगे। तो वर्मा भाई, आपका जो ओवरऑल जर्नी पूरा रहा ना, ये जितना भी आपने बताया आपका जर्नी, तो ये बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। और जो लोग सोच रहे हैं ऐसा स्पोर्ट में जाने का, ऐसा प्रोफेशन बनाने का, तो आपने एक स्कोप खड़ा कर दिया अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। सेकेंडरी बात ये था कि जितना भी आपने जो मोटिवेट हो करके ये सारे चीज़ किया है, तो आप अभी बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आप कभी ऐसा कोई बच्चा था कि जो बहुत ही मतलब उसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपने उसको एक अच्छा बना दिया कॉम्बैट स्पोर्ट के? हाँ सर, मेरे एक स्टूडेंट थे। बहुत जब मैं स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने के बाद एक साल क्लास के बाद एक क्लास हुआ था, 1 साल हुआ था क्लास का। उसके बाद एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था हमारे साथ। फिर उन्होंने पहले 2-3 महीना बहुत बेहतरीन अच्छे से ट्रेन किया है। फिर सडन एक सडन गायब हो गए थे। ही वाज नोवेयर टू फाउंड, फ़ोन आंसर नहीं कर रहे थे, कोई जवाब नहीं कहीं से भी। तो मैंने फिर फाइंड आउट किया कि कहाँ है, क्या चल रहा है। तो मेरे को ये पता चला कि ही वाज लिटिल एडिक्टेड टू अ सब्सटेंस। तो उसके वजह से वो, हाँ, तो वैसा ही कुड नॉट, उसके वजह से ही वाज नॉट इन हिज राइट सेंस और नॉट इज इन राइट माइंड में नहीं थे। तो उसके वजह से ही वाज रियली इन द बैड शेप उस टाइम पे। तो मैं उनसे फिर बात किया, आई वेंट टू हिम, आई स्पोक टू हिम। मैं बोला कि सी, आई अंडरस्टैंड ये चीज़ आप करते हो, ये चीज़ कर रहे हो आप, बट आपको ये चीज़ करने से जो मज़ा या ये जो नशा आपको मिल रही है, तो वही चीज़ आप जब अपने बदन पे काम करोगे, एंड आप अपना बदन पे यही इतने ही शिद्दत से आप अपना बदन पे काम करोगे और ये बदन पे टाइम दोगे, तो इससे कई गुना ज़्यादा नशा आपको लगेगा। ठीक है, यू विल आइडेंटिफाई कि भाई अच्छा, मतलब अच्छा होने का, अच्छा होने का जुनून, जोश या जुनून जो आपको वो जो नशा दे सकता है, वो आपको ये वाली चीज़ इसके सामने उसको शिफ्ट करना है आपको। तो उनको मैंने वही बताया था कि ऐसा है। आप एक बार अभी देखो, अभी आप ऐसा चीज़ों में चले गए जिस ना आपके घर वाले खुश है, ना आप खुद खुश हो, ना आपके इर्द गिर्द वाले खुश है। तो ट्राई एंड डू समथिंग जिसमें क्या लोग आपकी तारीफ़ करें, या फिर ट्राई एंड डू समथिंग जिसमें कि आपको मज़ा आए, आपको मज़ा और अच्छे से आए। लाइक लोग आपको लगे कि अरे वाह, इसने आज मैं इसको ये चीज़ को अचीव किया है। फिर उनसे बात किया, फिर धीरे धीरे वो भी समझने लगा। बिकॉज मेरे को अभी अब भले ही मैं उनके कोच था, मगर ऐसा मेरे पास भी जादू नहीं थी कि एक बार बात करे तो बंदा समझ जाए। तो मल्टीपल टाइम्स आई वेंट टू हिम, मैं बात किया उनसे, एंड देन धीरे धीरे उन्होंने समझने लगा। फिर उन्होंने जो है फिर वापस ट्रेनिंग आना स्टार्ट किया। फिर डाउन द लेन 6 महीने के बाद देयर वाज अ नेशनल, वो मेरे साथ नेशनल में आए थे, उनके साथ मैं भी पार्टिसिपेट किया था। हम दोनों ने गोल्ड लिया। एंड जो उनको मैंने पूछा था, जब गोल्ड लिए थे उन्होंने, जब पोडियम में चढ़ के उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, उन्होंने उनके गले में जब गोल्ड मेडल डाले थे, वो मैं उनको पूछा था कैसे फील हुआ। तो बोला, वही बोला कि आप जो बात बोले वो सही है सर, इससे ये जो जीत की जो नशा है ना, इसके सामने सब फेल है। और उनकी ज़िंदगी में वो जो चीज़ थी, वो जो मज़ा उनको उससे आया है। तो पहली बार जब भी आप जीतते हो, हार हार के पहली बार आप जब जीतते हो, वो जो हाई आपको मिलती है ना, वो दुनिया का कोई भी नशा नहीं दे सकता आपको। तो वो चीज़ उसके साथ हुआ। फिर उसके बाद उसने पूरा ही अपना ज़िंदगी को पूरा ज़िंदगी जीत लिया। मतलब हाँ, वो देखिए, मेडल जीतना तो अलग बात है, लेकिन वो जगह से हट के एक चीज़ अचीव करना, वो हटना ही एक बहुत बड़ा जीत है। हाँ। क्योंकि आज के वक्त में हमारे यूथ्स है, बहुत सारे जो है ना गलत ऐसा चीज़ में एडिक्टेड है कि वहाँ से निकल नहीं पा। इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी एक इंसान का अनहेल्दी रूटीन होता है, जैसा कि उस बंदे का था, आपने उसको ट्रेन किया, समझाया, तो ये होते हैं कि रियल हीरोज़। आपने मतलब एक ऐसा बंदा को जो इतना ऐसा सिचुएशन में था, तो आप उसको उठा करके लेकर आए ना, ये भी मतलब उसके लिए भी मेहनत लगा। अब ये बताइए कि मार्शल आर्ट सीखने के बाद, चाहे किसी भी मार्शल आर्ट सीखे, लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस आता है? आपको सबसे पहला चेंज जो आती है वो है डिसिप्लिन। क्योंकि
आपको जो भी चीज़ सीखना है, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ सीखते हो, उसके लिए आपको शिद्दत चाहिए होता है, डिसिप्लिन चाहिए होता है, क्योंकि आपको वो कोई भी चीज़ आपको एक दिन में नहीं आएगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको उसको एक तरीके से करना होएगा, जो एक तरीके से आपको चीज़ें देखनी होएगी, करनी होएगी। वो सारी चीज़ें, जैसे आप मार्शल आर्ट सीखते हो, पहली चीज़ आपके ज़िंदगी में जो बदलती है वो डिसिप्लिन बदलती है, यानी कि आपको चीज़ें देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट थिंग, दूसरा थिंग जो आती है आपका, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन विदाउट कंसिस्टेंसी विल नॉट हेल्प यू एनीवेयर। ठीक है, आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों चाहिए, क्योंकि आप डिसिप्लिन, आपके पास डिसिप्लिन है मगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो भी आप नहीं जीतोगे। आपके पास कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन नहीं है तो भी आप नहीं जीतोगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है आप एक बंदे में इम्प्रूव होती हैं, एक कोई भी इंसान में इम्प्रूव होती है, और एक ऑलराउंड डेवलपमेंट देखने मिलता है। फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रेस बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं, चैलेंजेस बढ़िया तरीके से हैंडल करते हैं, और कोई भी टफ सिचुएशन होता है, they'll अंडरस्टैंड कि दिस टू शैल पास, एंड ये चीज़ ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए रहेगा। सो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। they'll ऑलवेज सी द वर्ल्ड, ये नज़रिए से देखते हैं कि ग्लास इज़ ऑलवेज हाफ फुल, ऑप्टिमिज्म। अच्छा, तो वो ये एक चीज़ है ना कि बहुत सारे लोगों का थिंकिंग है कि अगर ये ऐसा कुछ सीख लेगा तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। लोग हो सकता है कि ना कि ये चीज़ सीख ले, उसका कोई मिसयूज़ कर ले, अगर तो इसके लिए कैसा आपको कंट्रोल करना पड़ता है? तो बेसिकली अगर सही में कोई बंदा एथलीट, कोई मार्शल आर्ट सीखता है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल बंदा वही होता है, क्योंकि उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता होता है। क्योंकि अगर वो कहीं मार दिया किसी को, तो उससे उस सामने वाले बंदे को कितना गंभीर चोट लग सकता है उसको पता होता है। तो उसके वजह से सबसे ज़्यादा कंट्रोल जो है वो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, जो कॉम्बैट स्पोर्ट करते हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रोल होते हैं। जो अनचेक्ड एग्रेशन लेके रोडों पे घूमते हैं, वो लोग जो है आपको डेंजरस होते हैं, बिकॉज रियल डेंजर जो है आपको कंट्रोल में नहीं होता है, आपका अनकंट्रोल चीज़ों में होता है। तो वो चीज़ जो आप सीख रहे हो, तो आपको बताया जाता है, इवन क्लासेस में भी आपको बताया जाता है कि वॉट एवर टेक्निक यू आर लर्निंग, जो भी टेक्निक आप सीख रहे हो, यू विल नॉट बी टेस्टिंग इट एट होम और कहीं और, उस चीज़ों को, या फिर कहीं स्कूल में हो गया, अपने दोस्तों पे, अपने घर पे, अपने मम्मी पापाओं के साथ, किसी के साथ ये चीज़ें टेस्ट नहीं करना है। वॉट एवर यू डू, आपको जो भी सीखना है, जो भी करना है, आप यहीं पे करोगे, रिंग में करेंगे। रिंग में जो है आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। आप जो भी, आप दो एथलीट्स जब अभी फाइट करते हैं, अभी सपोज MMA कर रहे हैं, किक बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, दे डू इट इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जिससे क्या है ना, दोनों को चोट लगने का चांसेस बहुत कम होते हैं। तो उसके वजह से उनको पता होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको पता होता है ना, वो गलती नहीं करता है। कॉम्बैट स्पोर्ट में जो वर्कआउट तो डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब कॉम्बैट स्पोर्ट में किस टाइप का वर्कआउट आप करवाते हैं? सो बेसिकली हम लोग जो अभी कोई भी ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो है कंडीशनिंग। अच्छा, कंडीशनिंग पे, स्ट्रेंथ पे, फिर आपका फिटनेस पे देते हैं। कंडीशनिंग जो है आपका, जो है बेसिकली ऐसा होता है कि व्हाट वी डू इज़, हम पहले 2-3 हफ्ते वी ट्राई एंड टीच योर बॉडी हाउ टू हैंडल दिस ट्रेनिंग। वो चीज़ जो है आपको इनिशियली कराया जाता है। मतलब इस वर्कआउट इन द सेंस जैसा क्रॉसफिट वर्कआउट होता है, क्रॉसफिट वर्कआउट्स होते तो हैं, क्रॉसफिट वर्कआउट कॉम्बैट स्पोर्ट के लिए ज़्यादा यूज़ होता है वो क्योंकि वर्कआउट डिफरेंट टाइप का होता है। Absolutely. क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का होता है, हाँ हाँ जिसमें जिम वगैरह में जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रेगुलर ट्रेनिंग होता है, और एक ये जो क्रॉसफिट वर्कआउट्स होता है, तो इसमें बेसिकली आप फ्लोर वर्कआउट ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, फ्लोर वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट्स, वो सारा ज़्यादा यूज़ करते हैं। मार्शल आर्ट में आपको सारी चीज़ की मिश्रण चाहिए होता है, मिक्सचर चाहिए होता है, बिकॉज आपको स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, क्योंकि आपको पंचेस किक्स में ताकत चाहिए, आपको स्टैमिना चाहिए, तो आपको एंड्योरेंस चाहिए। आपका इसके वजह से क्या है, हम लोग कंडीशनिंग ट्रेनिंग करते हैं, वो आपका कोर ड्रिल्स होता है, फिर उसके बाद आपके जो है स्ट्रेंथ वर्कआउट्स होते हैं, बॉडी वेट वर्कआउट्स होते हैं, फिर आपका प्लायोमेट्रिक्स होता है। ये सारे चीज़ें जो है आप कॉम्बिनेशन में करते हैं, तभी आपकी बदन जो है, आप it will be able to sustain the pressure which you put under while you do combat sports. तो स्टेमिना जो चीज़ के लिए आपने बताया था कि आपके पर्सनली आपके साथ भी वो चीज़ हुआ कि आप स्टेमिना जो लूज़ कर लिए थे जो आपका फाइट में, तो ये चीज़ को कोप अप कैसा कर पाते हैं कि स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए बेसिकली आप कौन सा वर्कआउट्स करते हैं स्टेमिना के? तो हम लोग HIITs करते हैं, जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स करते हैं। तो वो आपको बताता है कि हाउ टू कंजर्व योर एनर्जी, और आपको कहाँ आपको एक्सप्लोर करना है। तो वो चीज़ें जो है हम लोग ट्रेन करके एथलीट को सिखाते हैं कि हाउ टू कंजर्व हिज एनर्जी, कैसे अपने राउंड को
वो लंबा बिल्ड करने करे, के लिए, या बिल्ड करे, स्टैमिना बिल्ड करे, बिकॉज आपका जो स्टैमिना है हर हर मार्शल आर्ट या हर स्पोर्ट का अलग होता अलग है। है। अभी एक मैराथनर जो है 25-25 30-30 किलोमीटर भाग सकता है, वो उसका स्टैमिना इज बिल्ट ऑन डिफरेंट मैकेनिक्स। एक मार्शल आर्टिस्ट जो है 3 राउंड के 3 मैचेस या 5 राउंड के 3 मैचेस खेलता है, उसका स्टैमिना अलग मैकेनिक्स से यानी बनता है। कि ये हो सकता है, ये बोल सकते हैं ना कि एक फाइटर जो है वो मैराथन में जो भागता है हाँ, वैसा नहीं भाग पाएगा, वैसा नहीं भाग और पाएगा, मैराथन वाला जो एमएमए में या फिर फाइट जो है वैसा जैसा वैसा नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ, हाँ। तो दोनों का फर्क अलग होता है, तो इसीलिए ट्रेनिंग भी हम लोग को अलग तरीके से करना पड़ता है, जिसके वजह से दे विल हैव बेटर चांसेस इन परफॉर्मिंग बेटर। अच्छा, जो डाइट जो आप लेते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं, तो बेसिकली एक किसी के लिए डाइट में क्या सजेस्ट करते हैं आप? हाई प्रोटीन डाइट ही सजेस्ट करते हैं, बिकॉज आपको क्या क्या होता है, आप जिस तरीके से हम लोग ट्रेन करते हैं उसमें हाई कैलोरी बर्न होती है आपकी, उसमें आपको अगर हाई प्रोटीन डाइट आप अगर नहीं रखेंगे तो देयर इज़ अ चांस ऑफ लूजिंग मसल। तो आपको मसल अगर लूज करते हो देन यू विल लुक फ्लैट और आपकी स्ट्रेंथ चले जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट तो पॉइंट हाँ, है ये। स्ट्रेंथ चले जाएगी, इसीलिए आपको जो है आपकी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट रखना होता है। और आपके जो कार्ब्स जो है आपको जो है वेजिटेबल्स जिसके थ्रू आपको फाइबर्स मिले, कार्ब्स मिले, आपका वेजिटेबल और आपके प्रोटीन डाइट हाई होता है। तो बेसिकली क्या आपको मसल लॉस नहीं होने देना, मसल लॉस नहीं होना, मसल आपको लॉस नहीं करना है, आपको जो कैलोरीज जो बर्न कर रहे हैं उसको आप अपना प्रोटीन इंटेक के साथ आप बैलेंस आउट करोगे, जिसके थ्रू आप स्ट्रेंथ गेन करोगे। अच्छा, अब क्या है ना कि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ के लिए अवेयरनेस है, फिटनेस अवेयरनेस यहाँ बहुत कम है। आज यहाँ नहीं, मतलब हर जगह, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसको इतना कंसर्न नहीं समझते अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ। अब जाकर के जब से सोशल मीडिया है आया हुआ है, तब से तो लोग जो इसके बारे में अवेयरनेस लोगों के अंदर है, पर तब भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो इसके लिए ना क्या आप प्लान कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस रहे, नॉट रिगार्डिंग कॉम्बैट स्पोर्ट ओनली, बट कि बाकी अपना हेल्थ को लेकर के कैसा लोग के अंदर में अवेयरनेस आए? तो इसके लिए मेरा आपसे ऑफ द ईयर बात हुआ था, तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा आप बताएं कि क्या करने का प्लान है आपका। हाँ राहुल भाई, बेसिकली क्या होता है, फिटनेस इज़ अ कांस्टेंट परस्यूट, क्योंकि आप फिटनेस को आप कभी भी छोड़ नहीं सकते। आपको फिट रहना है, यू हैव टू कंटिन्यूसली बी ऑन योर टोज। तो बेसिकली आपको ये चीज़ जो है आपको कॉन्स्टेंटली करनी होती है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग ये सोचे कि मैं और मेरा टीम ने ये सोचा था कि हम लोग ऐसा कोई चीज़ अंडमान में पहली बार लाएंगे विच वुड ड्राइव पीपल टू टेक अप फिटनेस, चैलेंज करेगा लोगों को टू परफॉर्म, टू डू दिस। तो ऐसा वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट एन इवेंट विच इज़ कॉल्ड एज बैटल ऑफ द फिटेस्ट अंडमान। तो अंडमान के लिए ये पहली बार होने वाला है, जिसमें आपको क्रॉसफिट ऑब्स्टेकल कोर्स रहता है। सो बेसिकली आप सुने होंगे हाई रॉक्स के बारे में, आप सुने होंगे डेविल सर्किट के बारे में। तो ये जो है आपको क्रॉसफिट और आपके ऑब्स्टेकल कोर्स का मिश्रण है, वेयर इट वुड पुश एवरी इंडिविजुअल टू हिज एब्सोल्यूट लिमिट। तो उनको समझ में आएगा कि वेयर दे आर स्टैंडिंग। तो ये चीज़ जो है हम लोग अंडमान में पहली बार करने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड एज बैटल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये हम लोग वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट इट वेरी सून, बहुत जल्दी हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। तो इसके थ्रू हम लोग बेसिकली फिटनेस पीयर में देयर इज़ 2 डिफरेंट पीपल, वन हु ट्रेन, एक्चुअली 2 नहीं, देर आर फ्यू मोर आर्कटाइप्स, बट आपका मेन जो है वन हु ट्रेन्स मार्शल आर्ट, वन हु गोज टू द जिम। देन बेसिक बाकी लोग जो है रनिंग करते हैं, कोई क्रॉसफिट करता है, कोई आपका कैलेस्थेनिक्स करते हैं। तो एवरीवन आर इन फिटनेस इन सम और द अदर फॉर्म। तो कोई वॉकिंग करता है, तो वो लोग भी वॉकिंग करते हैं क्योंकि वो लोग फिट रहना चाहते हैं। तो एवरीवन हैज़ लिटिल माइंडसेट ऑफ बीइंग फिट। तो ये जो क्या होता है, व्हेन इतने सारे आर्कटाइप्स है, इतने सारे डिफरेंट स्पीयर्स है फॉर फिटनेस, तो देयर इज़ नो कॉमन ग्राउंड फॉर देम। तो कहाँ एक दूसरे के साथ compete करे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिल के चले, तो एक दूसरे का खामियां समझे, एक दूसरे का स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करे, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म अंडमान के लिए विच इज़ कॉल्ड एज बैटल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये प्लेटफॉर्म वो होएगा जहाँ सब लोग एक साथ आएंगे, दे विल कम्पीट, दे विल सेलिब्रेट ईच अदर्स विक्ट्री, दे विल पैट ईच अदर्स बैक व्हेन दे फेल। तो एक दूसरे को साथ में उठाएंगे
एंड ये चीज़ को अपनाएंगे एंड आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या क्या वर्कआउट्स आप इसमें ऐड करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, और क्या क्या करवाएं, मतलब जो भी आपने प्लान किया है हाँ जी। थोड़ा से इसमें आप थोड़ा से बता दीजिए कि क्या क्या वर्कआउट्स होगा ताकि लोग भी समझे कि इस चीज़ को। सो बेसिकली ये ऑब्स्टेकल कोर्स रहेगा। सो इसमें 10 ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, आपको डिफरेंट 10 ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। सबसे पहले ये इसमें आपका अपर बॉडी, लोअर बॉडी, प्लायोमेट्रिक सब एक साथ आपका काम करेगा। सो इट इज़ अ वन हेल ऑफ ए कोर्स, जिसमें अगर आप फिनिश करोगे कोर्स यू विल फील लाइक अ चैम्पियन। डेफिनेटली आप अपने आप को यू विल फील लाइक अ चैम्पियन। आपका सबसे पहले जो ऑब्स्टेकल होएगा दैट वाज 20 बॉक्स जंप्स, कंटिन्यूसली 20 बॉक्स जंप करेंगे। उसके बाद यू विल वॉक फॉर 3 मीटर्स एंड डू बॉल स्लैम। 8 kg का बॉल रहेगा, उसके साथ आप 20 स्लैम्स करेंगे। फिर उसके बाद आप यू विल वॉक 3 मीटर्स एंड यू विल डू बर्पीस, 20 बर्पीस करेंगे। एंड देन यू वॉक एंड यू डू पुशअप्स, 20 पुशअप्स। उसके बाद आप वेटेड स्क्वाट्स करेंगे। तो वेटेड स्क्वाट्स यू विल टेक 15 या 20 kgs इन ईच हैंड एंड यू डू 20 स्क्वाट्स। एंड देन उसके बाद आपका बियर क्रॉल रहेगा, बेयर के जैसा क्रॉल करना होता है, दैट वुड बी 20 मीटर्स। फिर उसके बाद आप वॉकिंग लंजेस करेंगे विथ वेट्स इन योर हैंड, 30 kgs या 20 kgs का वेट के साथ, दैट इज़ ऑल्सो 20 मीटर्स। फिर उसके बाद आपका टायर फ्लिप होगा विच वुड बी अगेन 20 मीटर्स। आप 20 मीटर्स तक टायर फ्लिप करेंगे। हम लोग इधर ट्रैक्टर टायर और लॉरी टायर भी लॉरी टायर रहेगा विच यू फ्लिप विच वुड बी एनीवेयर बिटवीन 30 to 40 kgs। तो उसके बाद आपका फिनिश होएगा स्प्रिंट ऑफ 4 राउंड्स, 20 मीटर्स का 4 राउंड्स या फिर 10 मीटर्स का 4 राउंड्स का स्प्रिंट रहेगा। दिस इज एन एब्सोल्यूट हेल ऑफ ए ऑब्स्टेकल कोर्स। इसमें क्या है, आई हैव टेस्टेड इट ऑन माय स्टूडेंट्स इन चैम्पियन जोन के मेरे स्टूडेंट्स हैं, उसमें टेस्ट किया था। तो द फिटेस्ट ऑफ द फिटेस्ट कैन डू इट एनीवेयर बिटवीन 4 to 5 minutes। तो ये तो आपने जो बताया, ये बैटल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो बताया, ये तो जो ऑलरेडी जो ट्रेंड है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं ट्रेनिंग, उनके लिए। अब क्या है ना, ये अवेयरनेस के लिए आप इसको, ये चीज़ को आप थोड़ा पब्लिक प्लेसेस में लेकर आएँ। एब्सोल्युटली हाँ। तो ये क्या है ना, ये तो आप कोई इंडोर में कहीं करेंगे तो ये सबके नज़र में नहीं आएगा, और लोग को इंटरेस्ट दिलाना है। आज हमारे यहाँ पे ये चीज़ का कमी है कि लोगों को फिटनेस के लिए इंटरेस्ट देना, खास तौर पे यूथ, क्योंकि आज इंसान को फिट रहने के लिए गलत चीज़ को छोड़ना ही पड़ता है। एब्सोल्युटली, जब तक उसको अपना आपको फिट रखना है। अब उसको पता है कि भाई अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे फिटनेस में नुकसान पड़ सकता है इसमें। तो इसीलिए वो अपने आप को फिट रखने के लिए वो ये वर्कआउट वगैरह जो भी है वो करेगा। एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ को थोड़ा पब्लिकली लाने का प्लान करिए आप, ताकि तो पब्लिक प्लेसेस में, हमारे यहाँ जितने भी पब्लिक प्लेस जहाँ पब्लिक्स आते हैं, वहाँ पे एक छोटा मोटा एक इवेंट कराइए जिसमें आम लोग अपना आप को टेस्ट कर सके। क्योंकि लोग को पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है। जब उसको पता चलेगा यार हम तो ये ही नहीं कर सकता, इतना वेट उठाना है, ये करना है, या फिर थोड़ा से भागना है, करना है, ये थोड़ा सा अगर हम उसको लोगों से करवाएं ताकि उनको चैलेंजेस दें हम, ठीक है, उसमें हम लोग छोटा मोटा कुछ भी प्राइस वगैरह भी कुछ रख दें, अगर कोई कर ले तो कुछ, तो ये हम करेंगे तो उनको खुद अवेयर हो जाएंगे कि भाई हमको तो फिटनेस अपना बढ़ाना है, अपना इम्प्रूव करना है, मेरे अंदर में कमी है। तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है अगर आप ये चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करें या अपने टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करके ये चीज़ को भी करें। तो ये मेरा एक आइडिया था, पर्सनल आइडिया था। और रहा बात आपका ओवरऑल जर्नी, इसे हो सकता है कि लोग मोटिवेट हो, और यंगस्टर स्पेशली, क्योंकि लोग जो है ना कि ख़ास तौर पे यंगस्टर जो है ना कि प्रोफेशन चूज़ करने में थोड़ा से हिचकिचाते हैं। जैसा मैंने आपसे फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में बताया, बहुत सारे फैमिली सपोर्ट नहीं करते, ताकि वो उनका कॉन्सेप्ट जो है इस चीज़ को लेकर के थोड़ा से गलत है, कुछ चीज़ को इसको थोड़ा लोग, बहुत से लोग गलत समझते, वो भी आपने थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। और ताकि ये सारे बात से लोगों के अंदर में एक जागरूकता फैलेगी कि भाई ये जो स्पोर्ट है ये भी एक अच्छा स्पोर्ट है, और फिटनेस रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा है, ऑल एज ग्रुप्स के लिए है, चाहे मेल हो फीमेल हो और किसी भी एज का हो, छोटा हो या बड़ा हो। तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। और रहा बात फ्यूचर आपका प्लानिंग का कि यहाँ से कोई बंदा जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में गोल्ड लाए, इंशाल्लाह ये भी आपका इसका भी ड्रीम आपका पूरा हो। थैंक यू। तो ये था हमारा पहला वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही हम रियल स्टोरीज़ और रियल जर्नीज आपके सामने हम लाएंगे, और हमें सपोर्ट करते रहिए। कीप सब्सक्राइबिंग ANI टॉक्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो पर।